मैं एक शराबी, बदकार, बदचलन। मुगल आजम पाको हिंद की ऐसी एक फिल्म थी जिसको बनने में 11 साल का अरसा लगा है। मैं आज बुलंदी और पस्ती की ये दीवार गिरा देना चाहता हूँ। अनारकली। पुजारी जो फूल एक बार अपने देवता पर चढ़ा देता है, वो फूल वो फिर कभी किसी और पर नहीं चढ़ा। तो मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें। बाबूजी, हम मानिकपुर आ गए। आपको किसके घर जाना है बाबूजी? अगर आज शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी। बड़ा एक्टर उसको हम कहते हैं जो इस नेचर में खुद को ढाल लेता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौसीफ अंजुम, आपका होस्ट और प्रोग्राम कहानी घर के साथ यूके स्टूडियो से आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं इस कहानी घर के मुस्तकिल मेंबर जनाब शफीकुर रहमान आमर, हमारे राइटर अदीब, और खुशामदीद कहता हूं आज के प्रोग्राम में आप लोगों को। जी शफीक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम का मुस्तकिल मेंबर का, तो ये बायस मुसर्रत है। जी तो शफीक साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। क्या आज की कहानी है हमारे पास? कहानी तो एक शख्सियत के गिर्द घूमती है। 11 दिसंबर 1922 किस्सा खानी बाजार पेशावर में पैदा होने वाली एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में अमिताभ बच्चन जो कल के आज के सुपरस्टार हैं, उनसे एक इंटरव्यू लिया गया तो क्या आपका पसंदीदा आर्टिस्ट कौन है? जी। तो उन्होंने बहुत से नाम लिए कि संजीव कुमार है, धर्मेंद्र जी हैं, जितेंद्र है, बहुत से नाम लिए। एक नाम वो मिस कर गए। तो वो इंटरव्यू वाले ने कहा कि आपने दिलीप साहब का नाम नहीं लिया। तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि जी वो दिलीप साहब आर्टिस्ट नहीं, वो तो एक देवता थे। तो वही जो आर्ट की दुनिया के, फन की दुनिया के देवता हैं दिलीप कुमार। तो आज हम उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। जी जी। तो सर, अगर दिलीप कुमार साहब की हम बात कर रहे हैं, वो तो एक यूनिवर्सिटी है आर्ट की। तो मुगल आजम जो मूवी है उसके बारे में फिर थोड़ा बताएं। ये आई थिंक ये उन्हीं दिलीप कुमार साहब की मूवी है, ये मुगल आजम। जी, मुगल आजम पाको हिंद की ऐसी एक फिल्म थी जिसको बनने में 11 साल का अरसा लगा है। तो 11 साल तक वो काम उस पर होता रहा। यानी उसका जो सेट था, तो जिसमें वो मधुबाला का गाना भी है, तो वो सेट आज भी इंडिया में उसको महफूज कर लिया गया हुआ। लोग टिकट लेके विजिट करने जाते हैं, वो सेट देखते हैं कि इतनी बड़ी वो फिल्म, यानी वो समझ ले संगे मील है उनके लिए, एक शाहकार है, एक मिसाल है बॉलीवुड की कि वो जहाँ कहीं भी जाते, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं। लेकिन वो फिल्म एक ऐसी फिल्म थी तो जो ताना बन गया कि यार कोई फिल्म बना रहा होता है तो कोई अच्छी कोशिश करता है या जैसी भी करता है तो वो लोग कहते हैं यार तुम कौन सी मुगल आजम बना रहे हो। यानी मुगल आजम बनाना जो है वो इतना आसान नहीं है जितना कि फिल्म देख के लगता है कि यार ये फिल्म बन गई है। तो वो सेट आज भी महफूज है। प्यार किया तो डरना क्या। तो 11 साल लग गए सर इस मूवी को। जी, उसमें देखें उस वक्त, अब उसमें एक सॉन्ग था पहला, वो जब जहाँ पे दिलीप कुमार साहब की एंट्री इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट टाइम वो माँ से मिलने आते हैं। जी जी। तो पीछे अलाप थे के असफ साहब, लाहौर भाटी के रहने वाले थे, उनको सारे भाजी कह के बुलाते थे। तो शलवार कमीज पहनते थे, वो रखा होता था पटका, वो डायरेक्टर थे मुगल आजम के। जी जी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे नौशाद साहब मौसीकार आजम उनको खिताब दिया गया है। तो वो म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो गाने बना रहे थे कि यार ये कहीं पे बड़े गुलाम अली खान जो है ना, वो तान फैन की असल में फिल्म में दिखाना चाह रहे थे, तान फैन की ताने अलाप जो चल रहे हैं। जी जी। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़े गुलाम अली खान जो है ना, उनके अलावा कोई नहीं गा सकता। ठीक है। तो वो अब मौसीकी के घराने के यानी ऐसे लीजेंड लोग थे,
उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के फिल्मों की तरफ नहीं आ, वैसे ही उनका बड़ा माशाल्लाह मकाम था। तो उनके पास गए के आसफ और नशाद साहब कि जी ये इस तरह फिल्म है तो आपने ये अलाप करने हैं। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं तो मौसीकी की खिदमत कर रहा हूँ, क्लासिक की खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन फिल्म के लिए जो है ना मैं माजरत कर रहा हूँ। ठीक है। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि यार हम तो चाहते हैं कि यही करें। उन्होंने पैसों का कहा कि पैसे बताएं जी आप कितने लेंगे, हमें आपकी ज़रूरत है। तो उस वक्त आम सिंगर जो है, मतलब लता का बहुत बड़ा नाम था, मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा नाम था, तो ये उस वक्त 500 रुपया एक गाने का लेते थे। ठीक है। तो जब उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने सुना, देखा कि ये तो बज़िद है अपनी बात पे, तो मैं किस तरह इनकार करूं। उन्होंने कहा जी मैं 25,000 रुपया लूंगा। अच्छा। उन्होंने कहा रकम सुन के चले जाएंगे यार, एक 500 रुपया एक सिंगर ले रहा है, कहाँ 25,000 रुपया। तो के आसफ ने उसी वक्त ही ब्रीफ केस खोला और उस्ताद की खिदमत में पेश कर दिया कि ये नहीं जी 25 नहीं आप 30 लें, लेकिन मेरी फिल्म के लिए गाएं। तो इस तरह का उस फिल्म का बजट था। तो ऐसे ही एक मिसाल है कि उधर वो मुगल आजम पे काम हो रहा था, तो पाकिस्तान में एक लुकमान साहब एक डायरेक्टर हुए हैं हमारे, तो वो भी एक फिल्म की कहानी महल के नाम से सोच रहे थे कि बहुत बड़ी कहानी है, फिल्म बना रहे हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान में फिल्म बनती थी तकरीबन 50,000 की, 25,000 की पूरी फिल्म तैयार हो जाती थी। कोई बहुत बड़ी प्रोडक्शन होती थी तो वो लाख रुपए की। तो उन्होंने अपना बजट रखा हुआ था 5 लाख रुपया उस फिल्म का, इतनी बड़ी फिल्म बन रही थी, यानी 5-10 गुना ज्यादा। तो उन्होंने सोचा यार क्यों ना वो मुगल आजम भी उधर बन रही है कि आसफ साहब, उनके साथ बैठ के उनसे कुछ मशवरा लिया जाए कि हमें कोई अच्छी गाइडलाइन दें, कोई मशवरा दें, हम भी बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं। तो वो चले गए उनके पास, जाके तारुफ हुआ एक दूसरे का कि जी इस तरह हम बड़ा मुंह भर के, उन्होंने कहा 5 लाख की फिल्म बना रहे हैं हम, जबकि 25-30 हजार 50 हजार की लाख की फिल्म बनती है, तो आप हमें कोई मशवरा दें। तो उन्होंने हंस के कहा कि यार आप 5 लाख की फिल्म बना रहे हो भाई, हम मुगल आजम अभी सोच रहे हैं तो 5 लाख रुपया तो हमारे पान सिगरेट चाय पे खर्च हो गया, हम आपको क्या मशवरा देंगे, तो आप बनाए जाके फिल्म। तो इस तरह मुगल आजम का बजट जो है ना वो टू मच था, तो वो कहीं रुक जाता था, फिनांस की कमी आ जाती थी तो फिल्म रुक जाती थी। इस तरह फिर धीरे 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 फिर बनती गई। तो के आसफ की भी जिद थी, बहुत से दोस्तों ने कहा कि जी आप इस फिल्म को बंद कर दें, ये आपके बस की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मेरी जिंदगी का मकसद ही ये फिल्म है। तो वो बनी, जब बनी है फिल्म, लेकिन उनको देखना नसीब नहीं हुआ के आसफ को, लेकिन वो फिल्म मतलब मुगल आजम आज भी जिंदा है, और जब तक यानी फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म का वजूद बाकी है दुनिया में, मुगल आजम अपनी जगह कद्दावर फिल्म की तरह खड़ी रहेगी। तो अब दिलीप ऐसे ही दिलीप नहीं बन गए सर, ना उनके जहन में था दिलीप साहब के कि मैं अभी स्क्रीन पे जाकर राज करूंगा, मैं एक्टर बनूंगा। वो तो बेचारे जैसे पेशावर से गए वहाँ इंडिया में, उनके जो फादर थे वो एक बिजनेसमैन थे, मंडी में आड़ती यानी सामान लेना बेचना। इसी तरह फिर इसको यूसुफ, इसको भी वो जब इन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, कॉलेज से फारिग हुए तो इधर डाल दिया, फिर वो अपना एक कंटीन चलाना शुरू हो गए। तो इस तरह के मेहनत करते 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 फिर किसी की नजर पड़ी कि यार आप मॉडलिंग करो, लेकिन वो कुदरत ने सर पौधा ऐसा लगाया होता है जिसकी खुशबू जो है ना वो फैलती है, वो पहुंचती है। तो वो रूह इसके अंदर थी। इंसान को खुद समटाइम अपनी सलाहियत का अंदाजा नहीं होता कि इंसान के अंदर कौन कौन सी ताकत है और कौन कौन सी चमक है जो दूसरे को नजर आ जाती है। जिस तरह वो कहते हैं हीरे की पहचान जो है जोरी को होती है, तो वो किसी जोरी की नजर पड़ी कि यार ये तो हीरा है, तो ये कंटीन पे ये क्या मेहनत मजदूरी कर रहा है, वो उसको उठा के वहां से ले गया। तो फिर दिलीप साहब ने भी सर हक अदा कर दिया है कि फन अदाकारी किसको कहते हैं, एक्टर होता क्या है। अच्छा हम समझते हैं कि शायद एक्टिंग जो है ना वो कि भाई जोर से डायलॉग बोलना या उसको याद करके तो अदा कर देना, ये नहीं है। एक्टिंग वो है जिस तरह हम बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, ये नेचुरल है इंसान की। जब इंसान कोई बात कर रहा होता है उसको नहीं पता चल रहा होता है,
वो अपनी आदत के मुताबिक, किसी का हाथ चल रहा होता है, किसी का पैर साथ चलता है, कोई कंधे उचकाता है, हर बंदे के बात करने का अपना एक अंदाज होता है। तो जो सोच के नहीं कर रहा होता वो फितरी तौर पे, वो नेचुरल उसका तो अंदाज है। जी जी, तो यही चीज जो है ना, ये बड़ा एक्टर उसको हम कहते हैं जो इस नेचर में खुद को ढाल लेता है। अब बहुत से वाकयात हैं आर्टिस्टों के घर में अपना, मतलब माँ बाप से बड़ा तो कोई रिश्ता नहीं है ना दुनिया में, कि किसी की माँ मर गई है, इत्तला आ गई है, लेकिन वो वहां पे कॉमेडी कर रहा है, वो सीन कर रहा है। तो इस तरह के भी बेशुमार वाकयात हैं कि अपने फन, यानी अच्छा फन क्या है, वो अपनी जात के लिए नहीं, फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं आर्टिस्ट जो हैं, वो लोगों के लिए करते हैं कि यार कितनी आंखें हैं जो हमें देखने के लिए तरस रही हैं, हमारे एक मुकालमे से कितने दिल धड़कना शुरू हो जाते हैं। तो वो फिर ये इंसानियत की खिदमत है। वो हमारे पाकिस्तान के बहुत माशाल्लाह नामवर आर्टिस्ट थे मोहम्मद अली साहब, उनको शहंशाह जज्बात कहा जाता था। सही। तो ये उनके हवाले से बात है। वो एक बार उनकी मुलाकात दिलीप कुमार साहब से हुई, तो उन्होंने कहा दिलीप साहब मैं भी बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, अपने मुल्क में शहंशाह जज्बात कहा जाता है, एक्टिंग के रमूज से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन कौन सी चीज है जो आपको मेरे से भी ज्यादा बड़ा कर देती है। तो दिलीप साहब ने ऐसे देखा तो स्माइल थी, और जब चेहरा ऐसे करके देखा तो दूसरी तरफ आंसू बह रहा है। तो ये कमाल उनके पास था कि इतना उनको कंट्रोल था अपनी बॉडी के ऊपर, फेस एक्सप्रेशन के ऊपर, कि वो हंसते हंसते रोना शुरू कर देते थे, रोते रोते वो कॉमेडी करना शुरू कर देते थे। उनकी यानी कोई फिल्म भी देखें, आज उनके फॉलोअर्स तो बहुत हैं। दिलीप कुमार बनने की कोशिश बहुत से लोगों ने की, लेकिन दिलीप साहब ही थे। और इस ये जो आपने बात की, ये देखने को मिला लोगों को देवदास के अंदर जी। जब उन्होंने देवदास बनाई है, जो दिलीप साहब ने पहली देवदास बनी जब, तो उसमें देखने को मिला है कि उनका यही चेहरा एक्टिंग का, जिसके अंदर वो रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, और हर किस्म की अदाकारी उन्होंने उस मूवी में की। वैसे तो मूवीज उनकी लाजवाल हैं, सौदागर, क्रांति, नया दौर, फिर ये देवदास आई, तो मूवीज तो उनकी, फिल्में तो उनकी गिनते जाओ और याद करते जाओ। देखें जी, दिलीप कुमार साहब जितने बड़े आर्टिस्ट थे उतने ही बड़े इंसान थे जी। और शायद अच्छा काम करने के लिए आपका अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। ये भी एक शर्त है, किसी भी कोई भी आप दुनिया में काम करें, लेकिन अगर आपकी शख्सियत उतनी अच्छी है तो वो काम भी आपका जो ना, उसमें भी वो चमक, एक वो चीज नजर आएगी। तो ये दिलीप साहब में कमाल था। और उनके वो बड़े डाउन टू अर्थ, कोई प्राउडनेस नहीं कि मैं अभी वक्त का सुपरस्टार हूँ तो कॉलर मेरी ऐसे हो गई है। इंसान को इंसान नहीं समझना है। यूके के अंदर से शेक्सपियर को उन्होंने एक बना दिया है, उनके घर को भी महफूज कर दिया, वहाँ टिकट लेके लोग अंदर जाते हैं। जी, ये तो देखें जी, यूके वाले तो अपने खिलाड़ियों को, प्लेयर जो ये आर्टिस्ट हैं, बहुत बहुत ज्यादा मतलब उनको एक रिस्पेक्ट देते हैं। वेल इंडिया वाले भी अपने आर्टिस्टों को बहुत पूछते हैं, बड़ा उनके लिए करते हैं। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ही ऐसा है कि जब तक के नाम पैदा ना हो जाए तो उसकी इज्जत बाहर किसी ने क्या करनी है, घर में भी नहीं होती। अच्छा सर, दिलीप कुमार साहब के बच्चे औलाद नहीं थी? उनको देखें कितनी अच्छी, ये भी शायद उनका अच्छापन था कि उनको इतनी अच्छी प्यार करने वाली बीवी मिली, सायरा बानो। तो उसने भी हक अदा कर दी। रिश्ते जोड़ने बहुत आसान होते हैं, रिश्तों को निभाना ही असल जो है वो बात है। तो वो तो उन्होंने हक अदा किया है वाकई, कि एक मशरकी औरत किस तरह अपने खामद, अपने शौहर की इज्जत खिदमत करती है, तो उसके दुख को अपना दुख, अपने सुख को उसका सुख बना देती है। तो वो तो वाकई सायरा बानो जी ने जी हक अदा की है। हालांकि उनकी एक मोहब्बत थी, मधुबाला के साथ उनका बहुत नाम जुड़ा था और शादी के भी बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन वही कहते हैं जोड़े जो है वो अर्श पे बनते हैं। अच्छा सर, हम प्रोग्राम के इख्ताम की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा आपकी जो, उनका जो आप समझते हैं, जो आपको उनका काम बहुत अच्छा लगता है, कोई किरदार,
कोई उनकी फिल्म कोई ऐसी जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? देखें, जब एक शख्सियत अच्छी हो, फिर फन अदाकारी में उसका सानी कोई ना हो, तो फिल्म अच्छी है या नहीं, लेकिन वो जो आपका फेवरेट एक्टर है ना, जिनका नाम दिलीप कुमार है, वो जिस हाल में जैसे भी आएंगे वो अपना लोहा मनवा के ही जाते हैं। तो उनकी कोई सी भी फिल्म उठा के देख लें, एक से एक बढ़ के, एक से एक बढ़ के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज इस प्रोग्राम में शिरकत करने का। जी नाज़रीन, हम एक और अच्छी कहानी के साथ दोबारा जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।